नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, DSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। आज बच्चों से मानव भूगोल पर कुछ बात करना पसंद करूंगी। बच्चों को मानव भूगोल के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सिलेबस में शुरुआत जो होती है वो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र, विषय क्षेत्र, प्रकृति, परिभाषा, इन सब से होती है। उससे पहले भी हमें बात करनी होगी कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन, यानी भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, लेकिन मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आज हम मानव भूगोल के अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे और इसके आगे लगातार अन्य टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। मानव भूगोल वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें मानव के जीवन पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक आधार पर मानवीय तथ्यों में स्थानिक वितरण, मानव वर्गों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस अध्ययन में कारण सहित मानवीय क्रियाओं व वितरण प्रारूपों को समझना होता है। मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल थे। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इसमें मैंने कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी हैं, जैसे कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल स्थायी प्रकृति और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। प्रोफेसर डिमांजिया ने मानव भूगोल को मानवीय वर्गों और समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन बताया है। विडाल डी ला ब्लाश ने मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देते हुए पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है, ऐसा बताया है। जीन ब्रुन्स वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती हैं, हमारे पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। बच्चों, परिभाषाएं जिन भी विद्वानों के द्वारा दी जाती हैं, उनको हमें उसी रूप में लिखना होता है और याद करना होता है। इन सारी परिभाषाओं को यदि हम एक सामान्य रूप में देखें तो सामान्य परिभाषा होगी कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों, प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभाव और प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों तथा वातावरण समायोजन और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। अब ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा कठिन लग रही होगी, तो इसको मैं थोड़ा सा सरल भाषा में आपको बताती हूँ कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मानव समूह हैं, पहले उनका प्रकृति के साथ किस तरह का संबंध बनता है, प्रकृति के साथ जो संबंध वो लोग बनाते हैं, जैसे पहाड़ी इलाके में लोग अधिक श्रम करते हैं, तटीय क्षेत्रों में अच्छे नाविक होते हैं और मैदानी भागों में लोगों के लिए वातावरण सुविधा प्लस यातायात सुविधा, तो इन सब की सुविधाओं के कारण उनको उनकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान होती है। तो पहले प्रकृति के साथ संबंध, जब प्रकृति के साथ मानव का संबंध बन जाता है तो फिर वो वातावरण से समायोजन करते हैं, अर्थात कि जिस तरह का वातावरण हमें प्राप्त होता है उसी वातावरण के अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे हम अपनी ही बात करें तो हमारा भोजन प्रत्येक जलवायु के अनुसार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। ग्रीष्म काल में हम
रसीले पदार्थ पीने, जूस, फ्रूट, इन पर ज़्यादा आधारित होते हैं, जबकि शीतकाल में हम गर्म वस्तुओं का सेवन अधिक करते हैं। उसमें कुछ ठोस, कुछ तलीय, ऐसी चीजें ज़्यादा होती हैं। तो मानवीय प्रगति, मानवीय समायोजन, मानव का प्रकृति के साथ समायोजन और उन सब समायोजन के परिणाम स्वरूप बनने वाला सांस्कृतिक वातावरण मानव भूगोल में पढ़ा जाता है। मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य मानव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन ही है। यानी कुल मिलाकर सबसे ज्यादा हमें मानव का प्रकृति के साथ जो सहसंबंध है, प्रकृति जैसी है, मानव अपने आप को उसी के अनुरूप अपनी प्रगति करता है, अपनी समृद्धि लाता है, वहाँ उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से ही वो आगे बढ़ता है। अब जैसे विभिन्न प्रकार के वातावरणों में, विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे व्यक्तियों में शारीरिक लक्षणों की भिन्नता। इसका एग्जाम्पल ये है कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां के लोग थोड़े से रंग में काले होते हैं। यदि हम अक्षांशीय आधार पर बात करें तो 0 डिग्री के आसपास वाले सभी एरियाज, सभी क्षेत्र जो हैं, उनके अंदर लोग काले रंग के हैं, थोड़े संगठित, हष्टपुष्ट, अच्छी हाइट वाले हैं। उसके बाद जब हम आते हैं बीच के अक्षांशों में, जैसे कि 23.5 डिग्री से ऊपर 60 डिग्री तक, तो उसमें लोगों की लंबाई अच्छी है, रंग साफ है, क्योंकि उनको दोनों तरह की जलवायु प्राप्त हुई। तो व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण पर भी प्रकृति प्रभाव डालती है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में विभिन्नता। जनसंख्या घनत्व में भी वही घनत्व ज्यादा होगा जहां मानव को जीने के लिए सारी सुविधाएं आसानी से प्राप्त होगी। उसके बाद आपका प्रवासी विभिन्नता, सामाजिक व सांस्कृतिक विभिन्नता, संसाधन उपयोग में विभिन्नता। संसाधन उपयोग में जैसे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कच्चा संसाधन निकालते हैं और विकसित देशों को अपना कच्चा सामान ही दे देते हैं, और उसके बाद विकसित देश उनको यंत्रों में बदलकर, उनको अन्य तकनीकी प्रयोग करके अन्य वस्तुओं में बदलकर वापस उन्हीं क्षेत्रों को महंगे दामों पर बेचते हैं। तो संसाधन उपयोग में भिन्नता आती है। आर्थिक संरचना में भिन्नता, उद्योग धंधों में विभिन्नता, परिवहन व संचार साधनों में विभिन्नता, आवासीय बस्तियों के स्वरूप, आकार, निर्माण सामग्री आदि में भिन्नता। जैसे पहाड़ी इलाकों में तिरछी छत बनती है ताकि वहां बर्फ, पानी कुछ भी ना ठहरे और घर सुरक्षित रहे, जबकि मैदानी भागों में छतें प्लेन बनाई जाती हैं क्योंकि वहां पानी बहुत अधिक बरसता नहीं है, और बरसता भी है तो बहुत कम ढाल में वो निकल जाता है। फिर भोजन, जीवन स्तर, रहन सहन में भिन्नता, वस्त्रों में विभिन्नता इत्यादि सब, जब सबका एक सामूहिक रूप हम देखते हैं तो वो सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाता है। मानव भूगोल में न केवल हम प्राकृतिक वातावरण की बात करते हैं बल्कि सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन भी करते हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाला मानव समूह अपने जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का प्रयोग किस प्रकार करता है। जैसे आपको उपलब्ध हैं पहाड़, तो पहाड़ पर जितने भी संसाधन आपको आसानी से प्राप्त है, जैसे आपके चाय के बागान हैं, आपके अन्य कई दोबारा से बात करते हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव समूह अपने जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैदानी भाग में जहां पर संसाधन उपलब्ध हैं और यातायात के साधन भी उपलब्ध हैं, तो वहां पर अधिकांशतः फैक्ट्रियों की स्थापना की जाती है, क्योंकि वहां
जनसंख्या भी अधिक मिलती है। मैदानी भाग होने के कारण लोग अधिक रहते हैं। यातायात साधनों के कारण व्यापार अधिक होता है। उद्योग धंधों में जो विकास होता है वो मैदानी भागों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार वातावरण के साथ समायोजन करके प्रादेशिक व्यवस्थापन, क्षेत्र संगठन के प्रारूप का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। मानव व्यवहार आवरण के पारस्परिक संबंधों को संतुलन द्वारा व्यक्त किया जाता है। मानव अपने कार्यों द्वारा प्रकृति से अनुकूलन करता है, वातावरण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है और फिर उसके साथ समायोजन करता है। यानी प्रकृति जो सुविधाएं मानव को देती है, सबसे पहले वो उन्हीं के अनुसार रहता है। फिर उसके बाद जब उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो प्रकृति के साथ परिवर्तन की स्थिति में आता है। जैसे कृषि भूमि मिलने पर व्यक्ति का कृषि कार्य करना, जैसे संसाधन मिलने पर उस संसाधन से बनने वाले अन्य वस्तुओं की उद्योग धंधे लगाना, फिर उनके साथ समायोजन की वो प्रकृति को इतना भी डिस्टर्ब नहीं करता, यानी प्रकृति भी सुरक्षित रहे और मानव भी अपना कार्य और विकास करे। इसी आपस के मेल को समायोजन कहा जाता है और मनुष्य प्रकृति के साथ हमेशा समायोजन करता है। ये एक चित्र है जो मानव वर्ग का 3 आधारों पर त्रिक संतुलन को दिखाता है। जैसे प्राकृतिक वातावरण, पहले मानव का प्राकृतिक वातावरण से संबंध बनता है, फिर प्राकृतिक वातावरण से संबंध बनाने के बाद वो एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। हर वर्ग, हर जगह मानव वर्ग में जिस स्थान पर वो रहता है वहां की संस्कृति अलग रूप में दिखाई देती है। प्रादेशिक समायोजन और व्यवस्थापन सांस्कृतिक वातावरण बनाने के पश्चात मानव अपने औद्योगिक, अपनी जीवन स्तर, अपने उद्योग धंधों, उन सब के प्रादेशिक आधार पर कि उस प्रदेश में क्या क्या सुविधाएं प्रकृति ने प्रदान की है, उन सबको अपने से जोड़ते हुए, उनके साथ समायोजन करते हुए एक नए प्रादेशिक व्यवस्था की स्थापना करता है। अनुकूलन व परिवर्तन दोनों क्रियाओं को मानव वातावरण समायोजन कहते हैं। यानी पहले हम अनुकूलन करेंगे, जैसे झरनों से जल विद्युत उत्पन्न हुई या खनिजों को गलाकर विभिन्न यंत्रों का निर्माण किया गया। ये दोनों ही प्रकृति ने हमको झरने दिए और वहां हमने अपना परिवर्तन करते हुए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जल विद्युत संयंत्र लगाए और अपने जीवन को सुविधाजनक करने के लिए बिजली का उत्पादन किया। ऐसे ही खनिजों को गलाकर विभिन्न यंत्रों का निर्माण करना, प्राकृतिक वातावरण के तत्व जैसे शक्तियां, क्रियाएं इत्यादि का प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य वर्ग पर पड़ता है। जैसे भूकंप, वर्षा, अपक्षय अपरदन द्वारा परिवर्तन आदि मानव भूगोल विशेष अपेक्षा प्रदेश से अधिक संबंधित। मानव भूगोल स्थान विशेष की अपेक्षा प्रदेश से अधिक संबंधित है। यह एक प्रादेशिक अध्ययन है। मानव व वातावरण के मध्य एक अटूट संबंध है जिसे हम कार्यात्मक संबंध कहते हैं। ये इस चित्र से स्पष्ट हो जाता है कि मानव और वातावरण के मध्य कार्यात्मक संबंध कैसा है। मानव को जिस भी प्रकार का वातावरण मिलता है, जैसे पहाड़, मैदान, तटीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन वर्षा, सदाबहार वन, तो उन्हीं के आधार पर मनुष्य अपनी संस्कृति निर्मित करता है। जैसे कि उसके उद्योग धंधे, उसका पहनावा, उसका खान पान सब उस वातावरण से संबंधित होगा। उसके जितने भी कार्य होंगे तो ये एक ट्रायंगल बनता है, एक
त्रिकोण बनता है कि मानव का वातावरण से संबंध और फिर वातावरण से संबंध के अनुसार ही सारे कार्य होते हैं और इन सारे कार्यों को मानव एक अनुकूलन और परिवर्तन का में सामंजस्य बिठाते हुए हमेशा कार्य करता है। इसके आगे मानव भूगोल के उपागम, मानव भूगोल का अन्य वैज्ञानिक संबंध, अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध इत्यादि को हम अगले अपने लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।